इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डैन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सड़क हादसे में 5 साल की बच्ची और एक 70 साल के बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, आगजनी कर घंटों रखा सड़क जाम। नाबालिग से गैंगरेप का प्रयास, लड़की ने दिखाई हिम्मत तो भाग खड़े हुए आरोपी, तलाश में जुटी पुलिस। और बकरीद पर माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई, शांति और सुरक्षा की है पूरी तैयारी। डीएम ने की हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाने की अपील। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार की सुबह मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर चौक के पास बस की चपेट में आकर स्थानीय 70 वर्षीय तेज नारायण ठाकुर की मौत हो गई। घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बताया गया कि तेज नारायण ठाकुर साइकिल लेकर घर से निकले ही थे कि घर पर हादसे की खबर पहुंच गई। परिवार में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर लोगों को शांत कराया। मृतक के पुत्र मुरारी ठाकुर एसकेएमसीएच में बिल रीडिंग का कार्य करते हैं। दुर्घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर गाड़ी की पहचान की जा रही है। साइकिल से दवा लेके 0 माइल से जा रहे थे अपने घर। जी। इसी में पेंगुइन स्कूल का जिसका बस नंबर है BR06PD6958 वह बहुत तेज रफ्तार से गया और उनको कुचलते हुए निकल गया। अंकल जी का स्पॉट डेथ हो गया। वही ये घटना कहाँ पे घटी है? ये घटना आपको सहबाजपुर आगोपुर चौक से 200 मीटर भीतर तारिक स्थान के सामने में हुआ। लगभग कितने बजे की घटना? लगभग ये 8:30-9 बजे के बीच का घटना है। अच्छा, क्या नाम था मृतक का? नारायण ठाकुर। उछल कर किधर भाग गया है गाड़ी? हाँ,
कुचल का किधर के ओर भागा है? कुचल कर आगे की ओर मतलब पेंगुइन स्कूल जो हाईवे की तरफ जो है जी जी। उधर ही गया है अपने। तो गाड़ी पकड़ में आया है? गाड़ी स्कूल से थाना रिकवर की है। अच्छा, और ड्राइवर ये सब नहीं पकड़ाया है अभी तक। छुट्टा छोड़ रहा है, दारू पकड़ने में लगा हुआ है, गरीब को परेशान करता है। कह दीजिए प्रशासन को सुधर जाने के लिए, तो पब्लिक जिस दिन अपने पर आ जाएगा तो अपने सुधर जाएंगे। बहुत देर के बाद है, प्रशासन को तो एक रत्ती है नहीं। हम जबकि उनको 50 बार फ़ोन किए हैं, इसके बाद में आधा 1 घंटा के बाद आए हैं। आते हैं तो पहला लाठी चार्ज वाला काम करते हैं। वो सुधर जाए, उन पर कार्रवाई करे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। अगर पब्लिक भीड़ जाएंगे तो उनका भी हालत बुरा हो जाएगा। तो पहले समझाइए, उनको अरेस्ट करना है पहले। साथ नहीं गाड़ी होना चाहिए। मारा है ठोकर, वो ड्राइवर फरार है? हाँ, ड्राइवर फरार है, मालिक भी फरार है, सब फरार है। पता चला कौन स्कूल का है? हाँ, यही के है, बगल में है। पेंजन पब्लिक स्कूल जी, पेंजन पब्लिक स्कूल है झपा का। ये देखिए ना, वही का नंबर भी आपको दे रहे हैं। किस समय घटना घटी है? हाँ, सुशांत भाई 9 बजे के आसपास हुआ है। हाँ, आप आइए ना, उसी के पास आइए। आप लोग को सूचना कब मिला? हम लोग को 10 बजे के लम्स में हम इनको चाचा जी हमको कॉल पौने 10 बजे हम इनको फ़ोन किए। भतीजा ये आ रहे थे कहाँ से? जीरो माइल से दवा लेके आ रहे थे। 0 माइल गोलंबर पर से मेडिसिन से उता प्रशासन के जो है ना बहुत। इधर मुजफ्फरपुर की दूसरी घटना में एक 5 साल की स्कूली बच्ची को तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने रौंद दिया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना उराई थाना इलाके के शघरी गांव की है। मृत बच्चे की पहचान उसी गांव के चौकीदार दुखीराम की पुत्री नेहा कुमारी के रूप में हुई। नेहा सुबह के वक्त आंगनबाड़ी में पढ़ने जा रही थी। सड़क पार करने के दौरान उसे एम्बुलेंस चालक ने कुचलकर फरार हो गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने उराई रूनी शैदपुर मार्ग को जाम कर दिया। सड़क पर टायर जलाकर घंटों आवागमन बाधित रखा। सूचना पर पहुंची उराई पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उग्र लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। घटना के बाद मृत बच्चे के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। में चुपे चापे उठ के चलल जात रहल का बच्चा आए कहाँ पढ़ती थी वो? आंगनबाड़ी में। क्या नाम था? कितना वर्ष की थी? जानकारी न मिलल, लेकिन लड़की बउआ हमार चुपे चलल जात रहल पढ़े आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में अब 8 बजे जाए से, जानो 8 बजे। हाँ, सब कोई जात रहली कि बोलू सब हेर चारों हेर बांध के जात रहली। अकेले चुपे हमर बड़रानी आई कल गेले। अच्छा, कैसे घटना हुआ? कौन गाड़ी से हुआ? अब गाड़ी के हमरा पता ना है, सब कुछ घर ही छी। बुलेस गाड़ी है, सब कोई घर ही छी। उराई कटरा से जाने वाली सड़क पे एक एम्बुलेंस जो है सघरी रामपुर में एक बच्चा है जो चौकीदार दुखीराम है, उसी की बच्ची को ठोकर मार दी है। उसकी मृत्यु हो गई है घटनास्थल पे ही है। लेकिन आदमी लोग एम्बुलेंस का पीछा किया है। एम्बुलेंस अभी तक देखिए पकड़ाता है कि नहीं पकड़ाता। कितने वर्ष की बच्ची थी? 5 वर्ष की है। अच्छा, क्या चीज़ से घटना घटित हुआ? एम्बुलेंस है, कोई एम्बुलेंस है, बाहर की एम्बुलेंस है। क्या प्रक्रिया की जा रही है आगे? पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, उसके बाद जो होगा आगे किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में 4 युवकों ने एक नाबालिग से स्कूल की गाड़ी में गैंगरेप का प्रयास किया, लेकिन लड़की ने शोर मचाकर अपनी जान बचाई। घटना पियर थाना अंतर्गत हत्था ओपी इलाके के एक गांव की है। इस घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल है। गुरुवार को पीड़ित लड़की का मेडिकल कराकर कोर्ट में बयान कराया गया। लड़की के परिवार वालों ने रवि, जितेंद्र, दीपक और शंभू नामक युवकों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी बथान पर सोने जा रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने उसे स्कूल की मौजिक गाड़ी में बैठकर ले जाने लगे। गाड़ी थोड़ी दूर आगे जाने पर चोरों ने लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इधर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। ना घरे से बथान से ना घरे सुते आवे, घरे सुते आले ना तो कहलखिन जे अथी मन कह कि ये गेलखिन हुआ अपने नाती के बर्थडे रहली ना, चल गेलखिन रा। हम बथान में हम आए हो, ये बथान से ना घरे जाकर सुतने के लिए जाते हैं। वो किना से बीच में लड़का पकड़ करके गाड़ी में ले गया। वो चिल्लाने लगे, उतने अंदर में ही गाड़ी से चला आया। चिल्लाया, इनका आवाज़ सुने तो गए गाड़ी से, वो दोनों उतर कर भाग गया लड़के साथ।
दो नीचे था, 2 गाड़ी में था, इसको पकड़ कर। कौन गाड़ी था? मैजिक है, वो स्कूल की गाड़ी। पहचानी थी कौन कौन था? दीपक है, ये जितेंद्र आई, शंभू आई, जो है रवि से बाहर था। अंदर में गाड़ी के अंदर में दीपक और जितेंद्र था। ये हमारे लड़की बथान से घर सोने जा रही थी 11:30 बजे रात में। उसी बीच में 4 लड़के अभियोग पकड़ के गाड़ी में ले जाकर छेड़खानी किए। कौन कौन? जितेंद्र है, रवि है, दीपक है और ये है, ये शंभू है। कहाँ लेकर गए थे? ये गाड़ी में बैठा लिया मुंह बांध के और लड़की को करा था, बोलेगा तो मार दे। गलत करने की नीयत से। कैसे पता चला आपको? ये लड़की चिल्लाई तो मैंने वहाँ दरवाजे से उठ के गए, देखे। इतने में गए उठ करके, उतने में दोनों लड़का कूद करके भाग गया। उसकी गार्जियन के करने गए घर पे, तो गार्जियन मारपीट करने लगा हमने साथ। कौन गाड़ी में बैठा लिया? ये स्कूल गाड़ी तो मैजिक था। कौन गाड़ी में? जी स्कूल गाड़ी मैजिक था। अगला करता क्या है आरोपी? आरोपी अभी तो स्कूल की ही गाड़ी चला रहा था, एक आरोपी है सो। और स्कूल के बच्चे नहीं, उस स्कूल को बच्चे नहीं है जी। मुजफ्फरपुर जिले में सभी त्योहार सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाए जाने का इतिहास रहा है। इस बार भी बकरीद का त्योहार सभी मिलजुल कर मनाए। इस दौरान असामाजिक तत्व अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये बातें डीएम प्रणव कुमार ने गुरुवार को समाहरणालय में आयोजित शांति समिति की बैठक में कही। बैठक में अधिकारियों के अलावा शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। डीएम ने बकरीद त्योहार शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि शांति एवं सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली है। सभी को पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए डीएम ने हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाने की अपील की। बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी और पश्चिमी शांति समिति सदस्य उपस्थित रहे। है और बकरीद के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज शांति समिति की बैठक की गई और शांति समिति के सदस्यों से भी फीडबैक प्राप्त किया गया और उनके सुझावों पर हम लोग अमल भी कर रहे हैं। मुख्य रूप से जितने भी मस्जिद और ईदगाह हैं वहाँ सुरक्षा और शांति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साफ सफाई की बातें आई हैं, जिनमें साफ सफाई पूरे नगर में लगातार कार्य कराया जा रहा है। कुछ नाले निर्माणाधीन हैं, उन पर भी विशेष रूप से हम लोग ध्यान रखेंगे। सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों को लेकर के भी प्रश्न उठाए गए हैं, जिनको लेकर के सभी लोग हम लोग चौकस हैं और उसका भी हम लोग बेहतर तरीके से उसको कंट्रोल करना सुनिश्चित करेंगे। कुल मिलाजुलाकर हम लोग आश्वस्त हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके में सामाजिक सौहार्द के साथ बकरीद पर्व और आने वाला जो श्रावणी मेला है उस पर भी डिस्कशन किया गया। श्रावणी मेला और बकरीद को लेकर के सारी तैयारियां हम लोगों की पूर्ण हैं और हम लोग सभी जिले वासियों को भी इसके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। श्रावणी मेला को लेकर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। इतने बड़े मेले में प्रशासन अकेले श्रद्धालुओं की सेवा और सुविधा बहाल नहीं कर सकता। ऐसे में सेवा दलों का सहारा लिया जाता है। गुरुवार को एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने एसडीओ कार्यालय में सेवा दलों के साथ एक बैठक की। एसडीओ ने कहा कि श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर सेवा दलों का साथ और सहयोग लिया जाता रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, स्वास्थ्य, इनके खाने पीने की सुविधा आदि के लिए सेवा दलों का सहारा लिया जाता है। इस बार श्रावणी मेले में बाबा गरीबनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा सुरक्षा के लिए सेवा दलों के 2200 कार्यकर्ता तैनात रहेंगे। क्योंकि इस बार 2 साल के बाद श्रावणी मेला लगने जा रहा है, इसलिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ सकती है। एहतियातन जिला प्रशासन और मंदिर के सेवा दलों को पहले से ही काफी सतर्क रहना होगा। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने कहा कि सभी सेवा दल जिला प्रशासन की टीम के साथ मिलकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। उन्होंने मंदिर के बाहर एलईडी टीवी लगाने का निर्देश दिया है, ताकि बाहर से श्रद्धालु जलाभिषेक के लाइव दर्शन कर सके। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर और उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जलाभिषेक के लिए बैरिकेडिंग कराई जाएगी। मंदिर में 10 केवी का सोलर सिस्टम लगाने के लिए कहा है, ताकि बिजली नहीं रहने पर भी मंदिर में रोशनी की व्यवस्था पूरी हो सके। कोरोना के कारण पिछले 2 साल तक कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन इस बार कांवड़ियों की अधिक भीड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है।
कांवड़ियों को सुगमता पूर्वक मंदिर तक पहुंचने की व्यवस्था में जिला प्रशासन जुटा है। कांवड़िया मार्ग सहित मंदिर के बाहर और अंदर सीसीटीवी से निगरानी की प्लानिंग की गई है। कंट्रोल रूम मंदिर के ऊपरी तल्ले पर बनाया जा रहा है। इस बार भी मंदिर के गर्भगृह से बाहर तक अर्घा लगाया जा रहा है। कांवड़िये अर्घे में ही जलाभिषेक करेंगे और सामने लगे एलईडी स्क्रीन पर बाबा का दर्शन करेंगे। सुरक्षित जलाभिषेक के लिए विभिन्न सेवा दलों के सब सेवक कांवड़िया मार्ग में मौजूद रहेंगे। मंदिर के प्रधान पुजारी ने कहा कि मंदिर के बाहर की व्यवस्था जिला प्रशासन कर रहा है। आज बैठक में गरीबनाथ मंदिर की सेवा दल के जो सदस्य है, उसके अध्यक्ष सचिव, जो 14 सेवा दल के सदस्य हैं, उनके सभी की मीटिंग हो गया। उनसे ये बात हुई कि कैसे कांवड़ियों की सुविधा देना चाहिए, कैसे बैरिकेडिंग हो रहा है, कैसे कांवड़ियों को लाना है, उनका जलाभिषेक कराना है। कांवड़िये और जो स्थानीय भक्त हैं उनके सामंजस्य बैठाना है और उनका अलग अलग पूजा करवाना है, उनसे अनुरोध करना है और जो कांवड़िया आए हैं उनका जल बाबा पर चले, जलार्पण हो और किसी कांवड़ी को कोई भी कष्ट न हो, इसके विषय पर गंभीर बात की गई है एसडीओ साहब के द्वारा। पिछले 2 सालों से कोरोना को लेकर जो है चेक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार काफी भीड़ होने की जो हम लोग भी अंदाजा लगा रहे हैं, जो पिछले साल अगर 20 लाख का हुआ तो इस बार 25 लाख होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बाबा धाम में भी अभी से भीड़ बढ़ गया है। हमारे यहाँ भी कांवड़िया लोग आना शुरू कर दिए हैं और जलाभिषेक शुरू हो गया है। उसी हिसाब से हम लोग सारा व्यवस्था कर रहे हैं। कांवड़ियों के लिए कुछ रूट वगैरह कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, जैसे कि पिछला बार ओरिएंट क्लब में जिग जैग बना था, जो फेलियर हो गया था, वहाँ पानी की समस्या हो, जब पानी लग जाती थी बरसात में पानी, तो इस बार जिला स्कूल में ही बढ़ा दिया गया है और उसी में और बैरिकेडिंग बढ़ा दिया गया और उसी में करके राउंडिंग करके और एक नया कांवड़िया पथ मंदिर के बगल से बना है, जो निकलने के लिए और आने जाने के लिए वो रास्ता बनाया गया है। सुरक्षा को लेकर क्या क्या मंदिर प्रबंधन की तरफ से? देखिए, मंदिर प्रबंधन पिछले साल जो 1700 सेवा दल के सदस्य, इस बार 2200 किया गया है और उनके द्वारा और मंदिर के जो अन्य पुजारी गण उनके द्वारा और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सबको मिलके सामंजस्य बैठा के सारे कांवड़ियों की सुविधा मिलेगी और भक्तों की सुविधा मिलेगी। और गरीबनाथ मंदिर से जुड़े हुए जो सेवा समिति हैं, इसके अलावा शहर में और भी जो सेवा समिति हैं, जिनके द्वारा जो भी हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनके लिए सेवा की व्यवस्था रहती है। पेयजल है, चाय है या अन्य जो सुविधाएं उनके लिए मुहैया कराई जाती है। उनके साथ एक हम लोग बैठक किए हैं और गाइडलाइन भी उनको बता दिए हैं कि इसमें जो मुख्य रूप से है डीजे बजाने की समस्या होती है, तो उन लोगों को सबको निर्देशित कर दिया गया है कि क्योंकि उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है और विधि व्यवस्था और भीड़ को कंट्रोल करना, सुव्यवस्थित ढंग से मंदिर तक पहुँचाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। इसीलिए सभी लोगों को बताया गया है कि नियम अनुसार है कि डीजे का प्रयोग नहीं करना है। अगर उसमें से किसी सेवा समिति को अगर आवश्यकता होती है कि श्रद्धालु को आमंत्रित करने के लिए या उनको कुछ बताने के लिए अगर छोटा साउंड सिस्टम की ज़रूरत है, यानी लाउड स्पीकर की हल्के, तो उसका परमिशन के लिए हमारे यहाँ अप्लाई करेंगे और लाउड स्पीकर के तहत। हाँ, और कांवड़िया पथ के बारे में विशेष रूप से हम लोग बता दिए कि जो हम लोग का पथ रहेगा आपका फकुली से लेकर रामदयालु गुमटी तक, रामदयालु गुमटी से आरडीएस कॉलेज और आरडीएस कॉलेज से अघोरिया बाजार चौक, आम गोला, फिर हरी सभा और हरी सभा के पास से ही भीड़ को हम ले जाएंगे जो कांवड़िया लोग जिला स्कूल और जिला स्कूल से फिर आपका छोटी कल्याणी होते हुए मंदिर लोकल श्रद्धालु का उसमें हम लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से हम लोग प्रयास यही करेंगे कि जो सोमवार का दिन होता है, तो चूँकि बाहर से जो भी हमारे कांवड़िया और श्रद्धालु आते हैं, तो शनिवार को 2 बजे से सोमवार को 2 बजे तक 2 बजे के बाद ऑटोमेटिक प्रेशर कम होता है। तो हमारे जो लोकल हैं उनसे तो अनुरोध करेंगे कि सोमवार के दिन जो 2 बजे के बाद अगर करेंगे तो हम लोग के लिए भीड़ को कंट्रोल करना भी आसान रहेगा और अपना श्रद्धा के साथ अपना जलाभिषेक भी कर देंगे। अगर वो बीच में ही करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग जो सामान्य रूट है उसमें प्रभात सिनेमा से हम लोग प्रयास एंट्री कराने का और जलाभिषेक का, लेकिन सामान्य अनुरोध यही रहेगा कि चूँकि उनको लोकल ही रहना है, तो इसीलिए सोमवार को 2 बजे के बाद करेंगे तो उनका सोमवारी जो दिन है वो भी पूरा हो जाएगा और हमारा भीड़ भी कंट्रोल रहेगा। प्लास्टिक को लेकर हाँ, इसमें अभी सभी सेवा समिति से हम लोग अनुरोध किए हैं कि जैसे पूरा इंडिया में भी अभियान भी चल रहा है और 1 जुलाई से प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो मुजफ्फरपुर में ठाना है और प्लास्टिक को भगाना है।
तो जितना हमारे कंवरिया दल के जो सदस्य हैं, जो भी सेवा समिति के सदस्य हैं, तो सभी को हमने निर्देशित किए हैं कि जो भी हमारा टी शर्ट या गंजी होगा उस पर एगो लोगो जरूर रहेगा कि मुजफ्फरपुर में ठाना है और प्लास्टिक को भगाना है। और जो भी जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा अभी जो मैसेज दिया जाएगा रूट चार्ट के बारे में, जगह जगह रूट चार्ट क्या है हम लोग, तो उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कपड़े के बैनर पर प्रदर्शित करवाया जाए कि एक बेहतर मैसेज जाए। एक बार फिर से रसोई गैस की कीमत में वृद्धि कर दी जाने से लोगों की नाराजगी बढ़ गई है। खासकर महिलाओं में केंद्र सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। जैसा कि आपको मालूम है कि जुलाई महीने से रसोई गैस की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। महिलाओं का कहना है कि सरकार गरीब को और गरीब बनाते जा रही है। लगातार चावल, दाल, आटा, तेल भी महंगा होते जा रहा है। घरेलू महिला पार्वती देवी ने कहा कि गरीब के नाम पर सरकार ने गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया और फ्री का ढिंढोरा पीटा, लेकिन गैस सिलेंडर महंगा कर करके घर का बजट बिगाड़ दिया। वहीं रेखा देवी का कहना है कि सरकार अपना फ्री वाला गैस सिलेंडर और चूल्हा वापस ले ले, मगर सिलेंडर की कीमत कम कर दे। कचरा चुनकर अपने बच्चों का परवरिश कर रही संजू देवी ने कहा कि पहले लकड़ी कोयला पर खाना बना लिया करते थे, लेकिन जब से गैस आया है तब से लकड़ी कोयला का प्रचलन खत्म हो गया। सरकार मजबूरी का फायदा उठाकर सिलेंडर का दाम बढ़ाती जा रही है। सरकार महंगाई को कंट्रोल करे या फिर गरीबों से सिलेंडर वापस लेकर पहले जैसा ही कीमत रहने दे। हम लोग कचरा चुन रहे हैं, ये 50 रुपया फिर महंगा हो गया, तो कहाँ से हम जियो, बाल बच्चा है कहाँ से खियो? आए सरकार महंगाई पर महंगाई कर ले जा रहा, ये में बाल बच्चा जीते हमें कचरा कोई नौकरी चाकरी है। और सरकार और बढ़ा रहा रेट 50 रुपया 100 रुपया, तो कहाँ से अभी चावलों पर रेट बढ़ गया, तो 5 रुपया बढ़ गए, 1 किलो चावल 35 रुपया में लेके आ गए, तो हम लोग कहाँ से जिए? क्या समस्या हो रही है अभी? मतलब रेट बढ़ गया तो रेट बढ़ गया था, ये भूखे ना मारेंगे हम लोग, क्या करेंगे? भूखे ना मारेंगे। 100 रुपया कमा रहे हैं, 150 के गैस भरवाएंगे, तो कहाँ से पूर्ति करेंगे हम? कह रहा है कि मोदी सरकार गैस दे दिया है, खाली कह रहा है कि फ्री में क्या चीज़ मिल रहा है? गैस के दाम बढ़िए रहा है, तेल के दाम बढ़िए रहा है, चावल उवल के दाम बढ़िए रहा है, कुछ कम रही है। गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है। फ्री में कहाँ कुछ हो रहा है? झूठों के कह रहा है कि ये फ्री है वो फ्री है, कुछ फ्री नहीं है। हम लोग ने कहाँ से पसीना चुआ के कहाँ से कमा कटा के देखिए, तो ये सब काम करके हम लोग एक पैसा जोड़ के हम लोग गैस में देते हैं भरने के लिए। आए फिर भी कह रहा है कि नहीं फ्री है, गैस फ्री, कुछ फ्री नहीं है। 700 रुपया से हो गया काम, 1200 रुपया गैस के, 50 रुपया और बढ़ गया। ये गरीब आदमी कहाँ से उतना पैसा लाएगा? गैस के काम किया जाए, दाम और तेल के दाम गिराया जाए और राशन से के दाम गिराया जाए। 50 रुपया बढ़ गया तो 1200 रुपये सिलेंडर हो गया। पहले कहा 600 रुपये था, हाँ अब अभी 600 रुपया था, 600 रुपया बढ़ गया, 50 रुपया ऐसे बढ़ा दिया, तो गरीब लोग कैसे जिएगा, कैसे करेगा? तो मर जाएगा गरीब। रोज कुआं खोता, रोज पानी पीता है, गरीब रोज कमाता, रोज खाता है, तो कहाँ से लाएगा? हाँ 50 रुपया जो बढ़ गया, वही 50 रुपया हमको बचता तो बाल बच्चा तो खाता। हाँ तब तो कोयला पर बनाते हैं, कोयला भी 25 रुपये, लकड़ी 15 रुपये है, तो कौन सी के गैस कम गया, कौन सी का पैसा कमा? रेट तो बढ़ते जा रहा है, लकड़ी कोयला गैस सब चीज़ का भाव बढ़ते जा रहा है। तो सरकार कौन सी का हम लोग को मदद किया? कुछ का मदद नहीं किया, खाली सिलेंडर दे दिया, चूल्हा दे दिया, बोला है कि हम बहुत मदद किए। क्या चीज़ का मदद किया? सरकार को तो यही कहेंगे कि अपना सिलेंडर अपना चूल्हा वापस ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए। बोले हम लकड़ी पर बना देते, लकड़ी पर खाएंगे बनाएंगे, हम लोग गरीब है, हम लोग कहाँ से, हम लोग तो मर जाएंगे। पैसा वाला आप लोग है तो आप लोग को कुछ का फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग को 50 रुपये लगेगा तो 50 रुपया फर्क पड़ेगा हमको।
ट्रेड लाइसेंस, यूजर टैक्स और पानी टैक्स के विरोध में पिछले 11 दिनों से अनशन पर बैठे जन विकास मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल की तबीयत बिगड़ती जा रही है। वहीं शहर के दूसरे संगठन भी उनके अनशन को समर्थन कर रहे हैं। गुरुवार को पूर्व सैनिकों का संगठन दिग्गज भारत संस्था ने अनशन का समर्थन किया। संस्था के नेशनल जनरल सेक्रेटरी पूर्व वायु सैनिक सदात खयाम ने कहा कि हम सभी फौजी भाई जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि नगर आयुक्त आए और जो काले कानून थोपे हैं वे वापस ले और आनंद पटेल जी का अनशन तुड़वाएं। साथ ही साथ आश्वासन दे कि यह काला कानून नहीं थोपा जाएगा। समाज के सभी साथियों को मेरा जय हिंद। आनंद पटेल भाई साहब आज यहाँ पर पिछले 11 दिनों से अनशन पे है और सही मायने में ये अनशन पे ये नहीं बैठे हैं। हम समाज का हमारे परिवार का हर एक सदस्य बैठा हुआ है इनके साथ अनशन पे। मैं सादात खयाम पूर्व वायु सैनिक दिग्गज भारत संस्था का नेशनल जनरल सेक्रेटरी सभी फौजी भाइयों के तरफ से प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जो हमारे नगर आयुक्त हैं वो आएँ और जो काला कानून उन्होंने थोपा है हमारे ऊपर उसको वापस लें, आकर हमारे आनंद भाई पटेल साहब का उनका अनशन तुड़वाएँ और साथ ही साथ हम लोग को ये आश्वासन दें कि भविष्य में भी इस तरह का कोई भी काला कानून हम पर नहीं थोपा जाएगा। वैसे ही हमारा परिवार, हमारा समाज इस परेशानी से जूझ रहा है महंगाई में। देश पे के बॉर्डर पे हम लोग सीमा की सुरक्षा करते हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आनंद भाई पटेल जैसे लोग यहाँ पर हमारे समाज की रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। सभी साथियों को हम आह्वान करना चाहेंगे कि वो लोग आएँ और आनंद भाई पटेल का साथ दें। इनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, 11वां दिन है। प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि वो अपना डेलीगेशन भेजें यहाँ और बात करें, इनका अनशन तुड़वाने का कष्ट करें। हाँ, जय हिंद। मैं नीरज रंजन दिग्गज भारत संस्था का सदस्य हूँ और आनंद पटेल जी के द्वारा पिछले 11 दिनों से हो रहे अनशन में हम लोग यहाँ पे आए हैं। सामाजिक स्तर पे देखा जाए तो यह हर आदमी की ज़रूरत है, नीड है, या ट्रेड लाइसेंस को खत्म करना, क्योंकि अननेसेसरी इस पे कर टैक्सेस आम जनता पे लगाया जा रहा है। जहाँ इनकी एक निजी समस्या नहीं है, यह हर एक लोगों के, नीचे गरीब तबके के लोग हैं उनकी समस्या है। आज भले ही बहुत सारे मुजफ्फरपुर के लोग नगर निगम में जो रहते हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये फुटपाथों पे रहने वाले या छोटे छोटे दुकानों में रहने वाले जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं और एक नगर निगम के अपनी तरफ से एक मनमानी टैक्स डाल रही है, वो कहीं से भी ये जायज़ नज़र नहीं आ रहा है। और जहाँ तक आनंद जी की बात रही है, पिछले 11 दिनों उसके बाद डे बाई डे इनकी जो हेल्थ की है वो गिरता ही जा रहा है। और मैं प्रशासन से आह्वान करूंगा कि जितनी जल्द हो कम से कम इनसे बातें करें और उस समस्या का निराकरण करें। ऐसा ना हो कि एकदम लास्ट डेट टाइप का कुछ आ जाए, उसके बाद आनंद फानन में कुछ ऐसा सिर्फ वादाएं करके इनको अनशन तुड़वाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ऐसा पहले भी बहुतों बार ऐसा हो चुका है कि लोग झूठी तसल्ली प्रशासन की ओर से मिलती है। बट ऐसा इस बार नहीं होगा, क्योंकि इनसे जब हम लोगों ने बात की है, ये कृत संकल्प है कि इस बार हम अपनी लड़ाई जीत कर ही रहेंगे और इनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हर एक सामाजिक संगठन एक एक करके डे बाई डे जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। इसलिए प्रशासन से पुनः आग्रह करूंगा कि आकर के इनसे बातें करें, इनसे सुने समझे और हर लोगों की बातों को रखें। मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर कॉलेज के एक सहायक प्राध्यापक के द्वारा नैतिकता के आधार पर गुजरे 3 साल के वेतन मद में हासिल 23,82,228 रुपये बिहार विश्वविद्यालय को वापस किए जाने के मामले पर कुलपति डॉक्टर RN ठाकुर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि प्राध्यापक ललन कुमार ने यह कहते हुए विश्वविद्यालय को पैसा वापस कर दिया है कि गुजरे 3 सालों में कॉलेज में वर्ग में बच्चे उपस्थित ही नहीं हुए और जब उन्होंने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं तो वेतन लेने का नैतिक अधिकार नहीं बनता है। इस मामले में विश्वविद्यालय के कुलपति ने जांच के आदेश देते हुए संबंधित नीतीश्वर कॉलेज के प्राचार्य से बच्चों के नामांकन और उपस्थिति रजिस्टर उपलब्ध कराने की मांग की है, क्योंकि कॉलेज में बच्चों की न्यूनतम 75% उपस्थिति के बाद ही परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अनुमति दी जाती है। अगर गुजरे 3 वर्षों में कॉलेज में प्राध्यापक डॉक्टर ललन कुमार के आरोप के अनुसार बच्चे नहीं थे तो किन परिस्थितियों में बच्चों को परीक्षा में शामिल कराया गया। जांच के क्रम में कुलसचिव ने तबादले में पैसे की लेन देन के आरोप को भी शामिल किया है और विश्वविद्यालय स्तर पर प्राध्यापकों के तबादले में तथाकथित सेटिंग वेटिंग और लेन देन के मामले की भी जांच की जाएगी। बहरहाल नैतिकता के आधार पर हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक ललन कुमार के द्वारा गुजरे 2 साल 9 महीने के वेतन मद की राशि विश्वविद्यालय को वापस किए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। संभव है
इस मामले में उन तमाम कॉलेजों में बच्चों की उपस्थिति अनुपस्थिति को लेकर चल रहे खेल की भी जांच की जा सकती है, जहां बच्चों के कॉलेज में नहीं उपस्थित होने के बावजूद परीक्षा फॉर्म भरवाने की सुविधा है और बच्चे नॉन अटेंडिंग की सुविधा में आकर एक साथ एक ही सत्र में एक से अधिक कोर्स की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। परसों आए थे ललन कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी में नीतीश्वर कॉलेज में। वो आए थे कि अपना ट्रांसफ़र जो है चाहते हैं किसी अन्य दूसरे कॉलेज में जहां लड़कों की उपलब्धता हो। ऐसे कोई कॉलेज तो नहीं है जहां लड़के बच्चे नहीं हैं, सभी तो आते जाते ही हैं और उस मुताबिक क्लास चलता है। तो इनका कहना था कि या तो मुझे एमडीडीएम में दे दें या फिर आरडीएस में दे दें। उन्होंने लिखित भी दिया है और उसी क्रम में हमने कल वो फिर आए थे मेरे पास, तो उसमें उन्होंने अपना चेक लगा के दिया था, 23 लाख समथिंग का था चेक। तो हमने कहा कि चेक को आप अपने पास रख लीजिए, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं कि हम आपसे चेक लें, और इसलिए कहा कि चेक आप हटा के जो एप्लीकेशन है वो जमा कर दें, उस मुताबिक हम उस पर काम करेंगे। लेकिन सुनते हैं कि मैं तो ऑफिस से 7 बजे के करीब निकल गया था। उसके बाद जो हमारे रिसेप्शन में लोग हैं उन्होंने उसको रिसीव किया, तो बहुत मुश्किल से चेक को हटाया और उसी दौरान उन्होंने कई जगह मीडिया को फ़ोन किया और क्या क्या बातें हुई तो हम नहीं बता सकते हैं, जो लोग थे वो बताएंगे आपको। दूसरी बात है कि जहाँ तक ट्रांसफ़र की बात है, अभी तक टीचर्स कमेटी जो होती है, टीचर्स ट्रांसफ़र कमेटी, उसमें गवर्नर हाउस के भी लोग रहते हैं, वहाँ से भी रहते हैं मेंबर, हमारे सरकार से भी लोग रहते हैं, इसलिए उसको करने में थोड़ा सा अभी तक हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए हैं, उसको कराना है। ऐसे भी पीजी में बहुत सारी जगह खाली हो गए हैं, उसी मुताबिक हम लोग उसको करना चाह रहे हैं। सर, क्लास को लेकर जो सवाल उठाया उन्होंने कि हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, मेरी क्षमता जो है उस अनुसार हम काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये बात तो अब मैंने जानकारी लेने की है, हम जानकारी लेना चाहेंगे प्राचार्य महोदय से। आज ही हम उनको चिट्ठी इशू कर रहे हैं कि इस पर अपना स्पष्टीकरण दें या फिर इस पर जानकारी जितना हो सकता है, क्या है वस्तु स्थिति, उसको हम उनके पास चिट्ठी लिखेंगे। क्लास ना होने पर अपनी सैलरी लौटाने वाले मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर सिंह कॉलेज के प्रोफेसर ललन सिंह इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए अपनी 2 साल 9 महीने की सैलरी लगभग 24 लाख रुपए लौटाने की पेशकश की है, लेकिन अब इसको लेकर कॉलेज के शिक्षकों में काफी रोष है। दरअसल नीतीश्वर सिंह कॉलेज के प्रोफेसरों ने उनके इस काम की निंदा की है, साथ ही ये आरोप लगाया है कि उन्होंने कॉलेज की छवि खराब करने की कोशिश की है। बिहार यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने इसको लेकर बैठक की। बूटा के सदस्यों ने बैठक के दौरान प्रोफेसर ललन कुमार के कार्यों पर बातचीत की, साथ ही उन्हें इस तरह के एक्शन लेने पर गलत ठहराया। बूटा के नीतीश्वर महाविद्यालय इकाई के सचिव डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि प्रोफेसर ललन ने जो कॉलेज को लेकर आरोप लगाया है वो बिल्कुल गलत है। वहीं बूटा अध्यक्ष डॉक्टर सरिता कुमारी ने बताया कि उन्होंने मीडिया में इसका दुष्प्रचार किया है। वहीं प्रोफेसर ललन ने बताया कि बैठक में उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस तरह का कोई भी बयान न दे जिससे कॉलेज की छवि खराब हो, जबकि मैंने कॉलेज की छवि खराब नहीं की है बल्कि समस्याओं से विश्वविद्यालय को अवगत कराया है। आज नीतीश्वर महाविद्यालय बूटा इकाई की हम लोगों ने सभी सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें हम लोगों ने पाया, और ललन जी भी साथ थे, उन्होंने कहा कि मेन उनका मुद्दा था विश्वविद्यालय के पीजी डिपार्टमेंट को जाना, लेकिन किसी कारणवश जो भी कारण हो वो नहीं जा पाए, और कुछ जो कल मीडिया में खबरें आई वो उनके अनुसार तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। विश्वविद्यालय के
कथनानुसार महाविद्यालय में जो उनका जो कहना है कि पढ़ाई नहीं होती है या बच्चे नहीं आए, ये बिल्कुल एक मीडिया में एक मनगढ़ंत कहानी चली गई जो उन्होंने कहा है। और जहाँ तक हमारे महाविद्यालय की बात है, हर विषय में शिक्षक और साथ साथ छात्र अच्छी संख्या में आते हैं, रोज़ क्लासें चलती है, लेकिन ये तोड़ मरोड़ के पेश किया गया उनका एक अपना हो निजी या जो भी कह लें। इस बैठक में क्या कुछ बातें हुई आपके तरफ से, उन्हें क्या कुछ कहा गया, क्या डिसीजन लिया गया इस बैठक में? हम लोगों ने बिल्कुल ये कहा है अपने यूनिट के तरफ से कि इस घटना को हम घोर निंदा करते हैं और अविलंब इसको प्रेस रिलीज करके या जिस माध्यम से हो, यह जो खबर फैलाई गई है ये भ्रामक, दुष्प्रचार और किसी भी संस्था को दुष्परिणाम करने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी कही गई है। जी, सबसे पहले तो वो व्यक्तिगत रूप से कुछ परेशान थे। जब से उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे हुई है तो वो व्यक्तिगत रूप से परेशान है। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो सरासर मीडिया के सामने कुछ तोड़ फोड़ के पेश किया गया है। जैसे कि उनका मेन मुद्दा था ट्रांसफ़र को लेकर, लेकिन मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के माध्यम से यही प्रसारित किया गया है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, लेकिन वो सरासर गलत है। यहाँ सभी विषय में प्रॉपर क्लास चलती है। आज उनसे जब बातचीत हुई है तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है? जब पूछा होगा। जी, जैसे उनका कहना है कि जो उनकी योग्यता के अनुरूप उनका पोस्टिंग नहीं हुआ है, उनका जो उनको कॉलेज मिलना था वो नहीं मिला है। लेकिन यहाँ इसका कोई मापदंड ये नहीं है कि आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार पोस्टिंग, जहाँ जिस कॉलेज में जो सीटें खाली रहती है उसी के अनुसार पोस्टिंग की जाती है। तो विश्वविद्यालय के अनुसार उनकी पोस्टिंग सही जगह पे है। बूटा के सामने मैंने अपनी समस्याएं रखी कि क्या क्या समस्याएं थी और किन हालातों में, किन स्थितियों में, किन बातों को लेकर मैं विश्वविद्यालय प्रशासन के पास गया। इस विषय के मुख्य रूप से 2 बिंदु हैं, 2 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट है कॉलेज की समस्या जो मीडिया के दिया गया है कि यहाँ कक्षाएं नहीं होती है, कक्षाएं नगण्य हैं। वहाँ मैंने नगण्य दिया है, लेकिन कई जगह पर छपा है कि एक भी कक्षा नहीं लिया गया है, जबकि फिर लेटर आप देख सकते हो एक भी कक्षा नहीं लिखा गया है, नगण्य है, लगभग 0 है। मतलब ये कि यहाँ पर 130 बच्चे हैं, वहाँ पर 2 बच्चे आ रहे हैं, उसको नगण्य नहीं कहा जाएगा। तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। दूसरा जो मुद्दा है कि हमारा जो यहाँ पर चूँकि उस तरह से कक्षाएँ नहीं हैं, और इस बात को लेकर मैं शुरू से विश्वविद्यालय प्रशासन से कहता रहा हूँ कि मुझे ऐसे जगह पोस्टिंग किया जहाँ पर कक्षाएँ होती हो। 2 पार्ट हैं। हमारे सभी साथी ने यहाँ पर सहमत होकर के बताया कि हाँ बात सही है कि कक्षाएँ नहीं होती है या कक्षाएँ कम होती है, विद्यार्थियों की संख्या कम है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि भाई हम ये बात बताना संभव नहीं है, ये बताना ठीक नहीं हो पाएगा कि इससे कॉलेज का डिफेम होता है। लेकिन मेरा भी कहना है कि कॉलेज डिफेम करना का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। संस्था है, हमारी मातृ संस्था है, मैं क्यों डिफेम करूँगा ऐसे। मेरा कहना है कि यहाँ पर कक्षाएँ की छात्रों की जो संख्या विद्यार्थियों की उपस्थिति है वो जो नगण्य है, वो कम है, उसको देखते हुए या तो यहाँ पर कुछ कठोर ऐसे नियम लिया गया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई ट्रांसफ़र मुद्दा नहीं है इसमें, मुद्दा ये है कि कक्षाएं नहीं होती है, या तो कक्षाएं जहाँ पर होती वहाँ भेजा जाए या यहीं पर कक्षाओं में छात्रों को लाने का कठोर निर्णय लाया जाए। मैं यहाँ पर बताया भी हूँ कि ऐसे 75% अटेंडेंस है या उसको 60 या 55% जो भी कहा जाए, उसको ऐसा नहीं लाया कि जिसका नहीं उसको नहीं भेजा जाए। दूसरा ये कि जो एडमिशन हो, एडमिशन में एक एफिडेविट लगा दिया जाए विद्यार्थियों का कि जिनका इससे कम अटेंडेंस हो उसको नहीं जाने दिएगा। एक कॉलेज प्रिंसिपल के पास पूर्ण अधिकार है कि रोक सकते हैं इस चीज़ को यदि चाहें तो। तीसरा एक सेंट्रलाइज टाइम टेबल बनाया जाए। हमारे यहाँ सेंट्रलाइज टाइम टेबल नहीं है, और जो है भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि क्लास जो है आपस में कोलिजन होती है। उसकी बारीकी से जांच की जाए तो क्लासेज कोलिजन होती है, उसमें कक्षा की संख्या कम है आपके पास, तो उसको देख करके तार्किक तरीके से, और 2-4 लोग बैठ के ना करें, सारे फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी, परमानेंट फैकल्टी, प्रिंसिपल साहब सब बैठ करके उसमें समय देकर समय लगेगा। उसमें एक ऐसा बनाया जिसमें क्लास रूम की जो क्षमता है देखते हुए आप क्लास की ऐसी व्यवस्था की जाए जहाँ पर क्लास सुचारू तौर पर चले। यहाँ पर यदि क्लासेज चलती हैं, यहाँ पर क्लास की व्यवस्था ऐसी ठोस निर्णय ली जाती है जिसमें क्लासेज हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेज हो, क्या समस्या है, मुझे नीतीश कोई दिक्कत नहीं है। वैशाली के विश्व शांति स्तूप रोड स्थित थाई मंदिर परिसर में आगामी 24 जुलाई को आहूत अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा प्रदेश महिला कार्य समिति सह सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ललिता कुशवाहा और उनके पति पूर्व कारा मंत्री बसावन भगत गांव-गांव जाकर लोगों से सम्मेलन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। गुरुवार को मोतीपुर के ग्रामीणों से मिलकर दोनों नेताओं ने 24 तारीख को थाई मंदिर पहुंचने का आह्वान किया। मोतीपुर पहुंचने पर लोगों ने दोनों नेताओं को फूलमाला और अंग वस्त्र देकर जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। आज का कार्यक्रम है कि मैं
अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। उसी के कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई को मैं वैशाली थाईलैंड मंदिर पर अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के कार्य समिति रखी हूँ और मेरे साहब बसवन प्रसाद भगत पूर्व मंत्री जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो दोनों मिला करके हम लोग कुशवाहा सम्मेलन भी करेंगे, कार्य समिति भी करेंगे। उसी उद्देश्य से आज हम जिले जिले में जा करके, गांव गांव में जा करके अपने कुशवाहा भाइयों से निमंत्रण देने के काम कर रही हूँ। भाई और बहनों से, बहन से भी का बोल रही हूँ, अपने भाई से भी बोल रही हूँ कि वैशाली 24 तारीख के आए, बड़ी संख्या में आए, बड़ा से बड़ा कार्यक्रम को भव्य बनाए। लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों का उत्साह देख रही हैं, कितना आश्वस्त हैं कि आपका कार्यक्रम सफल होगा? मैं 100% आश्वस्त हूँ कि मेरा भाई साथ देंगे। मेरे कुशवाहा भाई में काफ़ी जागरूकता आ चुकी है। कुशवाहा भाई अब जग चुके हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि सब लोग जब अपने को साथ देते हैं, मैं क्यों नहीं। इसी संदर्भ में मैं जहाँ भी जा रही हूँ, मेरा कुशवाहा भाई बहुत आदर स्वागत भी कर रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लाखों लाखों की संख्या में हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ ललिता देवी कुशवाहा, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा में, और भाजपा में हूँ। भाजपा में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ, किसान मोर्चा में सह उत्तर प्रदेश प्रभारी। अभी वैशाली लोकसभा के मुझे संयोजक बनाया गया है। उस उद्देश्य से भी मैं काम कर रही हूँ। सब 6 विधानसभा में मैं काम कर रही हूँ, घूम रही हूँ और संगठन के कोर कमेटी के संगठन को मजबूत कर रही हूँ। 24 तारीख को अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का राष्ट्रीय प्रदेश सम्मेलन है और उसमें महिला लोगों का कार्य समिति की बैठक भी है। हमारी मैडम प्रदेश के महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी है और हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इस हैसियत से हम दोनों लोगों ने मिल करके और वैशाली के थाई मंदिर के प्रांगण में 24 तारीख को महिला कार्य समिति भी होगा और उसके बाद में खुला अधिवेशन होगा, सम्मेलन होगा, जिसमें लोगों को आने के लिए हम घूम घूम करके हर पंचायत, हर विधानसभा में 2 जगह 1 जगह लोगों को सूचित कर रहे हैं। और हमने देखा है जो कुशवाहा समाज आज से कुछ दिन पहले जितना सुस्त था, आज वो बात नहीं है। जग चुके हैं लोग और हमसे एक डेग आगे हैं लोग। आप देख रहे हैं यहाँ भी सूचना मिली तो कम से कम सामियाना, नाश्ता, स्टेज वगैरह बना करके लोग इंतजार कर रहे हैं। इसी से पता चल जाता है कि लोग जागरूक हैं और जग चुके हैं। पुराना जमाना गया, इस जमाने में कोई को कहा जाता था कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन सम्राट अशोक के वंशज, चंद्रगुप्त के वंशज, गौतम बुद्ध के विचारधारा को मानने वाले जितने भी कुशवाहा लोग आज नौजवान लोग समझ रहे हैं, सारे लोग हमसे भी एक डेग आगे बढ़ करके और इसमें प्रोत्साहित कर रहे हैं और चलने के लिए तैयार हैं। मुजफ्फरपुर के लोगों की सुविधा के लिए उनके शहर में पारस HMRI अस्पताल पटना की ओर से नए OPD सेंटर की शुरुआत की गई है। मुजफ्फरपुर के मां जानकी अस्पताल में गुरुवार को पारस के नए OPD सेंटर का उद्घाटन किया गया। भव्य उद्घाटन समारोह में इस OPD सेंटर का उद्घाटन जिला न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने किया। नए OPD सेंटर में कई विशेषज्ञ डॉक्टर बैठेंगे, जिसमें ओंकोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी आदि की सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शामिल हैं, जो कि हर गुरुवार को यहां उपलब्ध रहेंगे। हेल्पलाइन नंबर 9117211721 पर कॉल करके मरीज OPD अपॉइंटमेंट और डॉक्टरों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस मौके पर पारस HMRI अस्पताल पटना के मार्केटिंग हेड राहुल ओझा ने बताया कि प्रयास है कि बिहार के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इसके लिए हमने वादा किया था कि बिहार के विभिन्न जिलों में पारस के OPD सेंटर खोले जाएंगे। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में यह 5वां OPD सेंटर खोला गया है। यहाँ जांच के साथ साथ मरीजों के ज़्यादातर सभी लैब टेस्ट किए जाएंगे। वहीं मां जानकी अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद सिंह ने पारस अस्पताल की विस्तारित सेवा मुजफ्फरपुर के उनके अस्पताल में शुरू होने पर हर्ष जताया। उन्होंने कहा कि अब जिले वासियों को सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं के लिए जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मौके पर पारस HMRI अस्पताल के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सुहास आराध्य सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि इससे पहले मरीजों की सुविधा के लिए पारस HMRI अस्पताल पटना की OPD सेवा पटना के फुलवारी शरीफ,
आरा, मोतिहारी और गया में पहले ही शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में यह 5वां ओपीडी सेंटर है। इसके बाद बेगूसराय और छपरा में ओपीडी सेंटर खोलने की योजना है। मुजफ्फरपुर इलाज के लिए पहले हब नहीं था, दरभंगा लोग जाते थे। मेडिकल कॉलेज खुला तो यहाँ के लोग यहीं इलाज कराने लगे। प्राइवेट हॉस्पिटल भी आ गए हैं, प्रशांत है, प्रसाद है, माँ जानकी है। तो जो मेडिकल कॉलेज के इलाज से संतुष्ट नहीं है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं। हम लोग प्रसाद क्या पारस वाले को इनवाइट किए हैं। हो सकता है कि जो हम लोग दे पाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा यहाँ के लोगों को मिल जाएगा, ताकि जैसे दरभंगा जाने का इलाज के लिए दरभंगा जाने का ट्रैफिक रुक गया, वैसे ही पटना जाने का ट्रैफिक रुक जाए। हम लोगों की यही शुभकामना है। या पारस ग्रुप हॉस्पिटल की तरफ से ये मुजफ्फरपुर में माँ जानकी हॉस्पिटल में कैंसर के जो डॉक्टर्स होते हैं वो यहाँ आएंगे। जो स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स यहाँ उपलब्ध नहीं है वो स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे। स्पेशलिटीज़ जैसे न्यूरो सर्जरी या एडवांस न्यूरो सर्जरी जो होता है, कॉइलिंग की तरह से ब्रेन खोले बिना ऑपरेशन करना, वैसे डॉक्टर्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट के डॉक्टर्स के साथ वीडियो कंसल्ट। जो पेशेंट्स यहाँ पारस के होंगे और मुजफ्फरपुर में है उनको फॉलोअप करना होगा तो माँ जानकी हॉस्पिटल में आके वीडियो कंसल्ट के जरिए फॉलोअप कर सकते हैं। कैंसर डिटेक्शन प्रोग्राम्स की भी यहाँ शुरुआत होगी और जो कोई पेशेंट मुजफ्फरपुर से माँ जानकी हॉस्पिटल की तरफ से आएगा, यहाँ से जो आएंगे उनके लिए कंसेशनल ट्रीटमेंट की भी सुविधा उपलब्ध की जाएगी। और एक हेतु ये है कि पारस ग्रुप पटना में रह के अभी तक अच्छा काम किया है। 8 लाख पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, 1 लाख पेशेंट्स की सर्जरी की है, 9 साल के ऊपर एक्सपीरियंस मिल गया है। पर अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके कुछ न कुछ योगदान करना जरूरी है। कोरोना होने के बाद में ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाने की जो ज़रूरत है वो बहुत ही सख्त तरीके से मौजूद है। तो वी विल बी फुलफिलिंग दैट। सो मेरा नाम है डॉक्टर सुहास अरादे, रीजनल डायरेक्टर पारस हॉस्पिटल। वी वुड लाइक टू डू अ वेरी गुड जॉब इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ मुजफ्फरपुर। धन्यवाद। कौन कौन दूसरे डॉक्टर रहेंगे यहाँ पर ओपीडी के? जैसे डॉक्टर केसरी जो है कैंसर के, डॉक्टर रेड्डी जो है जो कॉइलिंग करके न्यूरो सर्जरी करते हैं, डॉक्टर कमाली जो है कार्डियोलॉजी से त्रिपाठी जी है, सब बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आएंगे। हमारे पास 100 डॉक्टर की फौज है, उसमें से जो डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं है वो आएगी। यहाँ उपलब्धि जो है वहाँ से कंपटीशन लाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ उपलब्धि नहीं है उसके लिए गैप भरने की ज़रूरत है, तो ही दुग्ध शर्करा योग होगा, तो ही एक पॉजिटिविटी होगी। बिकॉज डॉक्टर्स की उपलब्धि सब जगह करना मुश्किल होता है, जहाँ जहाँ गैप है वहाँ वहाँ हम मौजूद रहेंगे। गुरुवार को नागरिक मोर्चा और नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में मुजफ्फरपुर के सरैयागंज स्थित भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रावणी मेला को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डॉक्टर एम दास विचार मंच, महान समाज सेवी स्वर्गीय भिखारी सिंह विचार मंच और महान शिक्षाविद डॉक्टर महेश प्रसाद राय विचार मंच के सहयोग से नागरिक मोर्चा के द्वारा मुखर्जी सेमिनरी स्कूल में कांवड़िया सेवा शिविर लगाई जाए। शिविर में पानी, चिकित्सा और दवा की व्यवस्था रहेगी। बैठक में मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, डॉक्टर जगदीश शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। कांवड़ियों को देवघर की तरफ सुविधा देने और प्रत्येक सावन के सोमवारी के शनिवार को 4 बजे से सोमवार को सुबह 10 बजे तक हाजीपुर से मुजफ्फरपुर की ओर आने वाली सभी वाहन को बंद करने के लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन और आयुक्त तिरहुत प्रमंडल से आग्रह किया है, क्योंकि जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के प्रभारी हैं, इसलिए वो मुजफ्फरपुर तक सीमित हैं और आयुक्त जो है उनके अंडर में पूरा तिरहुत कमिश्नर है। तो तिरहुत कमिश्नरी में आपको हाजीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर आता है। तो वैशाली के डीएम को आदेश दें, वहाँ के एसएसपी को, आईजी को, कि मुजफ्फरपुर आने वाली तमाम वाहन, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, 4 चक्का हो, 2 चक्का हो, ऑटो हो, सबको सावन के महीने में प्रत्येक शनिवार
से 4 बजे से सोमवार के 10 बजे तक सभी वाहन को बंद किया जाए मुजफ्फरपुर आने के लिए, क्योंकि कांवड़िया पहलैया घाट से गंगा के पवित्र जल लेकर सोनपुर बाबा हरिहरनाथ मंदिर होते हुए हाजीपुर जो मेन रोड है उसी सड़क के रास्ते से वे बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक करने आते हैं। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कितने कांवड़िया सड़क दुर्घटनाग्रसित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। इस अवस्था में उनको चलने में नहीं बनता है। इसलिए शनिवार से सोमवार सुबह 10 बजे तक सभी वाहन को रोक लगाई जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप